सब्सक्राइब कीजिए साइंस स्टडी बाय खान चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Hello student, how are you? I hope my viewers are well. So today I start statistical physics topic internal energy, and first of all we discuss about model of an atom और मॉडल ऑफ एनीथिंग। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं। जो हम बात करेंगे इस लेक्चर में इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा लॉन्ग होगा, अगर आपको इस लेक्चर को अच्छी तरह समझना है तो प्लीज़ इसको आप पूरा देखना, क्योंकि अगर आप इसको स्किप करोगे, आप इसको छोड़ोगे बीच बीच में से और अपना मेन टॉपिक चाहो कि इंटरनल एनर्जी मैंने ढूंढना है, तो वो आपको फिर ऐसे समझ नहीं आना आपको फिर ये। ठीक है, तो आपको समझने के लिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा उस लेक्चर के साथ। एक एक टॉपिक, एक एक बात समझनी पड़ेगी। ठीक है, पूरा डिटेल में बताया जाएगा यहाँ पर। और क्योंकि बिकॉज ये माइक्रोस्कोपिक सिस्टम जो हमारा है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का, उसके बेस पे बताया जाएगा। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं उसको। यस स्टूडेंट, हम इंट्रोड्यूसिंग इंटरनल एनर्जी में सबसे पहले पढ़ेंगे एटॉमिस्टिक व्यू ऑफ एनर्जी। कि इसमें जो हम बात करेंगे लेक्चर में, वो बात करेंगे एटम की इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो उससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा मॉडल, कि मॉडल एक्चुअली मॉडल क्या है। हम बात सुनते हैं कि ये इसका मॉडल है, ये एटम का मॉडल है, तो ये एक्चुअली है क्या मॉडल, उसके बारे में बात करते हैं। तो बात करते हैं मॉडल। तो स्टूडेंट मैं बताता जाऊं कि मॉडल एक्चुअली क्या है। तो वो जो मॉडल है वो क्या है कि अगर हम किसी थिंग का, कोई भी थिंग है, बेशक वो कोई एटम हो, कोई मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, अगर उसका हम बिहेवियर रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी इक्वेशन के जरिए से, तो वो उसका मॉडल होता है। जैसे कि आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल कि जैसे कि मैं हूँ और मेरा जो बिहेवियर है वो हम एक इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मॉडल। ठीक है, वो मेरा जो मॉडल है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो मॉडल है। तो यहाँ लिखेंगे हम कि इसमें मैंने समझा दिया है क्या करना है, कि द बिहेवियर ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड मॉडल। तो हम लिख देते हैं कि द बिहेवियर, तो स्टूडेंट द बिहेवियर ऑफ अ थिंग रिप्रेजेंट्स बाय इक्वेशन इज कॉल्ड मॉडल। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या मतलब स्टडी करा रहे हैं, आपने बताया था कि इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो मैं आपको बता चलूँ, ये एक्चुअली जो टॉपिक है स्टैटिस्टिकल का, एक्चुअली ये थोड़ा टिपिकल टाइप, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप होता है। बट अगर आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे, समझोगे, तो आपको वो हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, मैं कम से कम मैं 80% में कह सकता हूँ कि आपको वो हार्ड नहीं लगेगा, और बाकी आपके ऊपर है। तो आप लेक्चर पूरा देखो, अगर नहीं अच्छा लगे तो अनलाइक कर देना, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो अब हम बात करते हैं मॉडल क्या है। कि कोई भी थिंग, कोई भी वस्तु का, कोई भी चीज का हम बिहेवियर अगर रिप्रेजेंट करते हैं एक इक्वेशन के द्वारा, तो वो उसको हम कहते हैं मॉडल। और वो इक्वेशन कैसी होती है, वो होती है एम डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस के एक्स इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में क्या है, जो m है एंड जो k है वो क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल। तो ये जो इक्वेशन है, यही हमारे किसी भी थिंग के, किसी भी टाइप की वस्तु के, किसी भी टाइप की चीज के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, इस टाइप की इक्वेशन। तो ये क्या है, इसका मॉडल है। अब हम बात करते हैं कुछ वो हमारी मतलब चीजें जिनको इस इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हम मैकेनिक्स की।
तो उसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा फ्लोर है, इसको हम लेंगे फ्रिक्शन लेस फ्लोर, यहाँ पर एक मास रखेंगे, ओके, और इसके साथ एक स्प्रिंग हम अटैच कर देंगे। ओके, और ये स्प्रिंग एक साथ तो एक मास एम के साथ जो अटैच है, एंड इसकी जो अदर साइड है वो एक वॉल के साथ अटैच है। ये क्या है, हमारी वॉल है। एंड ये जो हमारा फ्लोर है ये क्या है, फ्रिक्शनलेस है। फ्लोर क्या है, फ्रिक्शनलेस, मतलब जो फ्रिक्शन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है इस मास और फ्लोर के बिटवीन, फ्रिक्शनलेस। तो ये हो गया जो मैकेनिक्स। इसको जो हम, इसका जो बिहेवियर, स्प्रिंग, जो स्प्रिंग है ये मास और वॉल के साथ जो अटैच है, इस अपना स्प्रिंग का जो बिहेवियर है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम करेंगे इस इक्वेशन के द्वारा। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी स्प्रिंग होती है उसमें एक एनर्जी होती है, इलास्टिक एनर्जी, और वो रिलेट होती है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, मतलब उससे काफ़ी मैच करती है, उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले हम ये करते हैं कौन कौन से थिंग्स है। तो ये हो गई हमारी मैकेनिक्स। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। उसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारा यहाँ एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टर है, ये ओपन सर्किट है, एंड यहाँ एक बैटरी है अटैच है। तो स्टूडेंट ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ये RIB, ये क्या है हमारा ओपन सर्किट, यहाँ से ये इंडक्टर, ये रेजिस्टेंस और ये बैटरी सर्किट है। तो इसका भी जो बिहेवियर है वो ये सेम इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट कर जाएगा, मतलब इसका जो मॉडल है वो इस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा। जो थर्ड जो हमारी है वो है लाइट। लाइट है, हमें पता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करती है, उसमें कंसिस्ट करती है लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कुछ इस टाइप की होती है। ओके, ये होगी हमारी लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और हमें ये पता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और जो वो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब कुछ इस टाइप की होती है। ओके, मतलब कुछ इस टाइप की होती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, एंड जो बी है मैग्नेटिक फील्ड, ये आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट जो ये भी, इसका भी जो बिहेवियर है वो भी हम सेम इस इक्वेशन, और कह सकते हैं कि इसका जो मॉडल है तीनों का वो सेम है। तो यहाँ देखो आप, हमने मैकेनिक्स में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा, और लाइट के केस में पढ़े, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में पढ़ा, एंड लाइट के केस में पढ़ लिया। तो तीनों, मतलब काफ़ी सारी थिंग है जिसका कि मॉडल एक ही है। ठीक है, तो हम एक मॉडल से या फिर एक इक्वेशन से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं उसको, उसका जो बिहेवियर है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम एक आगे पढ़ते, मतलब आगे स्टडी करते हैं स्टूडेंट। एक मोस्ट कॉमन मॉडल है जो कि काफ़ी सारे चीज़ों को रिप्रेजेंट, उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने में यूज आता है इन फिजिक्स। तो वो क्या है, हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो आपने ये पहले नाम सुना होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा टूल है, ये कह सकते हैं एक ऐसा मॉडल है जो
मोस्टली कह सकते हैं कि हर एक चीज को, हर एक थिंग्स को रिप्रेजेंट, उसका बिहेवियर रिप्रेजेंट करने में काफी मदद करता है हमें। ये हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक ऐसा मॉडल है जो काफी सारी थिंग्स को, उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने में काम आता है। तो अभी हमने पीछे एक केस पढ़ा था। वो केस था कि एक स्प्रिंग है, वो एक मास के साथ क्या अटैच है। तो ये जो स्प्रिंग वाला केस है, जिसमें कि स्प्रिंग एक मास के साथ अटैच है, इसको हम किस लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं? तो वो जो लॉ है वो है हुक्स लॉ। ठीक है, उसको हम हुक्स लॉ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने पहले पढ़ा होगा कि हुक्स लॉ क्या है। और वो जो हुक्स लॉ है वो क्या बताता है कि जो फोर्स है, फोर्स वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? जो उसमें डिस्टेंस एक्स, या हम कह सकते हैं कि उसमें जो मतलब वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है, जो स्प्रिंग है, आफ्टर स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग, जो वो हम कहते हैं एक नॉर्मल, पहले एक स्प्रिंग है, वो एक नॉर्मल पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे मान लो कि स्प्रिंग है, ये एक नॉर्मल पोजीशन पे है, और इसको मैं अगर स्ट्रेच करता हूँ तो वो क्या होगा उसका एक्स, या फिर उसको मैं उस मतलब कंप्रेस करता हूँ तो वो क्या हो गया, उसका एक्स हो गया। तो ये कहता है कि एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, और ये मैं के क्या है हमारा, ये है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये क्यों हमारा के होगा? क्योंकि जैसे कि मान लो कि एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहां पर मैंने कोई मास लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ये डाउनवर्ड इसको स्ट्रेच करेगा। ठीक है, या फिर मैं इसको फोर्स लगाऊं तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, और ये काफी मतलब ये जाके आपस में काफी डिस्टेंस, मतलब आपस में ये उसको जुड़ जाएंगे। इसकी जो कॉइल्स हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, जो अपनी स्प्रिंग की जो कॉइल्स हैं। तो इसको उस टाइम वो ये तब जुड़ेंगी जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, मतलब इसको फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के बाद इसको हम कंप्रेस करेंगे। तो वो तो हो गया पॉजिटिव, जब जब इसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। लेकिन जब ये स्ट्रेच हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो इसमें साइन लगा नेगेटिव। और ये के क्या है हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट, एक्स क्या है, जो इसने डिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग या आफ्टर कंप्रेसिंग इसने जो कवर किया। तो स्टूडेंट, ये हो गया हमारा हुक्स लॉ। अब जैसे कि ये हमारा स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है, ये हमारा स्प्रिंग है, ये इसकी नॉर्मल पोजीशन है। इस पे अभी हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, ना कंप्रेशन वाला लगाया, ना स्ट्रेचिंग वाला लगाया। लेकिन आफ्टर कंप्रेशन स्टूडेंट क्या होगा हमारा, इसमें एक एनर्जी होगी। हमें पता है कि स्प्रिंग की जो एनर्जी होती है वो होती है इलास्टिक एनर्जी। और ये जो इलास्टिक एनर्जी होती है सम काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम कह सकते हैं जो इलास्टिक एनर्जी है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये सम काइंड्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ हम कहते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई कहीं ना कहीं। जब हमने इसको स्ट्रेच किया या कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। अब वो हमें नहीं पता वो बढ़ेगी या कम होगी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ में ये चल गया पता कि स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं ओनली स्ट्रेचेबल की। तो जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो हमें नहीं पता उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। इसके बारे हम बाद में बात करते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि हमें ये चल गया पता कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब स्टूडेंट, हमें क्या करना है कि हमें एक रिलेशन फाइंड करना है कि अपना जो पोटेंशियल एनर्जी है और ये फोर्स है, इसके बीच में क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसको हम यू से डिनोट करते हैं, उसका फोर्स के साथ जो रिलेशन स्टूडेंट होता है वो क्या होता है कि 2 मिनट पहले हम इसको ऐसे करते हैं, चलो ठीक है। जैसे ये फोर्स है, इसका क्या रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ, पहले हम वो बात करते हैं, फिर डायरेक्ट नहीं जाते क्योंकि आपको फिर इजी रहेगा। तो उसका जो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ वो है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड यू। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू
एंड माइनस का साइन आगे है। तो ये हमारा फोर्स और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके बीच में रिलेशन है। अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट, जो हमारा काम क्या है कि हमने यहाँ से फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, या हम आई एम सॉरी, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट कि हम बोथ साइड इसका इंटेग्रेशन कर दे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड हो जाएगी। और आफ्टर इंटेग्रेशन हमें क्या बनेगा, तो दिखाओ आप अपना करके इंटेग्रेशन, मैं वेट करता हूँ। तो यस स्टूडेंट, आपने इंटेग्रेशन किया होगा तो वो कुछ ऐसा आएगा कि u इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। ओके, अब इसको आप सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी करो या फिर मैं कर देता हूं। तो स्टूडेंट u इक्वल टू, हमने क्या करना है कि जो वैल्यू है f की यहां हमने पुट करनी है, के एक्स डी एक्स। के क्या हमारा कांस्टेंट, बाहर निकालेंगे, और इसमें एक यहां पर भी माइनस है, तो यहां पर माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि के निकालेंगे बाहर और इसका इंटेग्रेशन करके आएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 2। ओके, तो ये क्या बन गया हमारा, u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेयर। तो जो अपना क्या बोलते पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वेयर। लेकिन एक स्टूडेंट एक और बात यहाँ पर, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटेग्रल है तो यहाँ प्लस सी कांस्टेंट भी लगेगा, ये आप बात ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी हम लगा ही लेते हैं प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ये निकाल ली कि हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है वो कितनी होती है एक स्प्रिंग के अंदर। अब इसका हम करते हैं ग्राफिकल मेथड की, ग्राफिकल मेथड से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, जो ग्राफ जो हमने बनाया, अब ये हमने बनाया पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्ट टू एक्स वर्सेस एक्स का ग्राफ। इसमें क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, दिस एक्सिस वर्टिकल, एंड जो हॉरिजॉन्टल में क्या एक्स एक्सिस। तो ये हमारा जो है ये किस टाइप का मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट, पैराबोला। एंड स्टूडेंट ये हमारा ग्राफ है इस चीज का कि जो हमने इक्वेशन निकाली पोटेंशियल एनर्जी की, कि डिस्टेंस के साथ उसमें क्या डिफरेंस आता है, कि जब डिस्टेंस जीरो होता है या फिर डिस्टेंस बढ़ता है या डिस्टेंस कम होता है तो उसमें क्या आता है, क्या डिफरेंस आता है पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक्चुअली ये ओनली अपना थ्योरेटिकल, हम कह सकते हैं कि आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर एक थ्योरेटिकल टाइप है और ये प्रैक्टिकल में आइडियल नहीं होता क्योंकि ये वेरी करता है एक्चुअली। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ कि जब ए, हमारा जो स्प्रिंग है वो नॉर्मल पोजीशन पे है, ठीक है, जब स्प्रिंग है वो नॉर्मल पोजीशन पे है हेयर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो जीरो है। और जो ये राइट हैंड साइड है, जो ये वाला जो ये जा रही है ऊपर को, ये क्या है कि जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो इसकी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई। और जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो क्या शो कर रहा है कि जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर भी मतलब द potential energy of the spring is also increase when spring is compressed। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो फिर भी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक ग्राफ हो गया। लेकिन स्टूडेंट एक इसमें जो सी फैक्टर जो यहाँ पर है कांस्टेंट का वो भी है, ये तो आइडल गैस है, ये मैंने बना लिया विदाउट सी फैक्टर। तो इससे हमारा क्या होता है, या तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, मतलब ये ग्राफ थोड़ा नीचे को आएगा या फिर ऊपर जाएगा, ये हमें नहीं पता कि सी से इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, तो उसकी हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट मान लेते हैं कि इसके दो ग्राफ हम बना लेते हैं, दो लाइन सी, दो पैराबोला। थोड़ा सी मतलब इसकी शेप सही नहीं है तो आप बना लेना इसको। तो या फिर दूसरा हम कर लेते हैं। ओके, तो ये जो हमारा सी फैक्टर की वजह से है, जो कांस्टेंट जो हमारा है उसकी वजह से आया कि ये भी एक्चुअली एक आइडियल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट पे आके, मतलब जब हमारा डिस्टेंस नॉर्मल पोजीशन पे है
और मतलब स्प्रिंग नॉर्मल पोजीशन पे है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, और बाय द वे जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो इंक्रीज होगी, या फिर उसको कंप्रेस करेंगे तो भी इंक्रीज होगी। और सी से मतलब क्या होता है कि वो कम भी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये हमने यहाँ पर शो कर लिया। लेकिन ये था हमारा आइडियल गैस के केस में। जो रियल कैसा होता है स्टूडेंट, हम उसकी बात करते हैं आगे, वो कैसा होता है। तो यह स्टूडेंट मैंने यहाँ ही कर दिया कि आपको डिफिकल्टीज ना हो। अगर मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ तो मैं यहाँ से देख के आपको बता सकता हूँ। ये मैंने इसलिए थोड़ी सी जगह मैंने सिलेक्ट कर ली, वहाँ पर मैंने कर दिया। तो देखो ये था हमारा आइडियल गैस के मतलब आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। लेकिन जो रियल जो हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर वो क्या होता है स्टूडेंट, कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पर वो ज़ीरो है, ठीक है, हमारा हम कह सकते हैं कि अपना जो अपना पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। फिर यहाँ आके वो कम होगा, जैसे इसको हम थोड़ा सा बनाएं, कम होके फिर वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैं सही तरह बना लेता हूँ उसको। तो यस, जब ये नॉर्मल पोजीशन पे जो रेड शो कर रहा है यहाँ तक तो क्या ही ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ, इसको हमने कंप्रेस किया तो इसकी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। फिर इसको हमने स्ट्रेच किया, फिर वो इंक्रीज होना स्लोली स्लोली शुरू हो गई। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ एक्चुअली हम कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ग्राफ होता है जो मतलब रियल होता है। और उसके अलावा स्टूडेंट जो हमारा शो कर रहा है आइडियल गैस बिहेवियर को, वो कुछ सर्टेन पॉइंट्स का शो कर रहा है। मतलब अगर हम काफ़ी कम डिस्टेंस, मतलब उसको हम कम स्ट्रेच कर रहे हैं, बहुत कम, बहुत स्मॉल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसको स्ट्रेच आफ्टर स्ट्रेचिंग, और उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो काफ़ी स्मॉल डिस्टेंस वो मतलब जो स्प्रिंग कवर कर रही है, तो वो हमारा आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर को ही मतलब शो करेगा, उसका बिहेवियर शो करेगा। बट बाय द वे इन रियल केस वो हमें क्या शो करेगा कि वो मतलब आइडियल गैस का बिहेवियर शो नहीं करता कि एक सर्टेन पॉइंट पे वो जीरो हो जाता है, उसके बाद इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ता है, और उसके बाद इसको हम कंप्रेस करते हैं तो फर्दर वो कॉन्टिन्यू डिक्रीज होता है या फिर बढ़ता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारी बात हो गई है यहाँ तक इसकी ग्राफ की कि हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास केस हो पेंडुलम का तो उसमें भी कैसा होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम बात करते हैं पेंडुलम की। तो पेंडुलम केस में हमारा जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो मॉडल है वो कैसे इसको रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट हम क्या देखते हैं कि पेंडुलम होता है वो टू एंड फ्रो मतलब ऑसिलेट करता है। तो स्टूडेंट जो इसका ये एम्पलीट्यूड अपना ऑसिलेट करता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड इसका जो ऑसिलेशन होता है वो किस टाइप का होता है, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन होता है। तो अगर ये काफ़ी स्मॉल एम्पलीट्यूड, इसका जो डिस्टेंस है काफ़ी स्मॉल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, मतलब इधर कहीं है, तो ये फिर आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बिहेवियर को शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। बट ये अगर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन है वो काफ़ी लार्ज है, तो ये क्या करेगा, आइडियल गैस एम सॉरी आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बिहेवियर को शो नहीं करेगा। ठीक है, जब इसका एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन काफ़ी कम है, मतलब जो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो, वो काफ़ी कम है, काफ़ी स्लो है ये, तो ये क्या करेगा, हमारा आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर के मॉडल को ये फॉलो करेगा। बट अगर इसका जो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन वो काफ़ी लार्ज है, टू एंड फ्रो काफ़ी ज़्यादा, जो सिंपली जो पेंडुलम हमारे शो करते हैं हम उसको ले रहे हैं, मतलब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम ले रहे हैं, तो ये क्या करेगा, जो हमारा आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बिहेवियर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमारी बात हुई। अब हम बात करते हैं आगे कि जो आगे हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट, वो हम उसमें कुछ देखेंगे। ठीक है, उसमें हम बात जो हमने रखनी है स्टूडेंट, वो किस बात की रखनी, जो तीन बातें की हमने याद रखनी है। पहली है लैंग्वेज, दूसरी है डायग्राम्स, एंड थर्ड है इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये जो हमारी स्टडी है इसमें जैसे
ये लैंग्वेज पार्टिकल्स, वेव एंड हीट, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होंगे। तो आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, पहले इसकी बात की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब ठीक है ना, क्योंकि ये जो स्टडी है स्टैटिस्टिकल की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, मतलब समझने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर ये समझ आ गई तो बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। और स्टूडेंट उसके अलावा हम कह सकते हैं कि इसको जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इसको आपको इजी लैंग्वेज में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसकी लैंग्वेज एक्चुअली काफ़ी हार्ड है, लेकिन मैं अपनी जो हम रोज की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मैं उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें मैं रिप्रेजेंट करूँ। और जो इसमें हम देखेंगे डायग्राम बड़े यूज़ होंगे, हम डायग्राम बनाएंगे बहुत सारे, और इसमें इक्वेशंस काफ़ी यूज़ होंगी। तो उसको हम आगे आगे पढ़ते हैं हौली हौली, और आप इसको देखो ध्यान से और उसको गेन करो। ओके, अब हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है वो कैसा होगा। हमने पीछे पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम वर्सेस डिस्टेंस जो ने कवर किया उसका ग्राफ। अब हम पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ, हम देखते हैं कैसा होगा। अब जो टाइम के हिसाब से, तो आप आपसे मैं क्वेश्चन एक पूछता हूँ कि मान लो ये टाइम है और ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो टाइम के साथ अगर टाइम चेंज हो रहा है, जो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या करेगी, वेरी करेगी ना, मतलब कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, ये तो हमें नहीं पता, ठीक है ना। ये हमें नहीं पता कि जो टाइम के हिसाब से जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो कैसी होगी, लेकिन एक हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वो एक सर्टेन पॉइंट पे कम होगी फिर ज़्यादा होगी, हम कुछ अज्यूम कर सकते हैं। तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट कि मान लो वो कुछ इस टाइप की होगी। ओके, तो वो कुछ इस टाइप की होगी, मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे वो मतलब काफ़ी ज़्यादा होगी। थोड़ा स्कोर कर देते हैं हम। ओके, एक सर्टेन पॉइंट पे वो काफ़ी ज़्यादा होगी, फिर वो कम होगी, फिर ज़्यादा, फिर कम, ज़्यादा, कम, ज़्यादा, कम। तो हम कर देते हैं ऐसे कि ये एक्स नोट है, मतलब जहाँ पर मान लें कि ज़ीरो है, जहाँ पर नॉर्मल पोजीशन है वहाँ बहुत कम होगी पोटेंशियल एनर्जी, एक्स नोट, एक्स नोट। और ये हाई कहाँ होगी, जैसे कि एम सॉरी यहाँ पर ये विद रिस्पेक्ट टू टी है पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ टी लगाना पड़ेगा, मैंने गलती से एक्स लगा लिया, एम सॉरी। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि मान लो एक्स नोट प्लस ए एंड एक्स नोट माइनस ए, और एक्स नोट प्लस ए। तो ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको कंप्रेस किया, फिर ये कम हुई, फिर इसको स्ट्रेच किया, फिर ये कम हुई, फिर फिर इसको कंप्रेस किया, फिर कम हुई, फिर स्ट्रेच किया। मतलब यहाँ थी इसकी नॉर्मल पोजीशन, मान लो यहाँ स्प्रिंग की थी नॉर्मल पोजीशन, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, इस पॉइंट पे क्या किया, हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर हमने क्या किया, स्प्रिंग को ये अपनी आगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गई इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या थी, नॉर्मल पोजीशन पे थी, और इस पॉइंट पे आके इसको हमने स्ट्रेच किया, तो उसकी काफ़ी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज हो गई, और इस पॉइंट पे आके इसकी ये फिर दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो हो गई, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ये नॉर्मल पोजीशन है इसकी। सिमिलरली इस पॉइंट पे आके मतलब इसको हमने स्ट्रेच कर दिया, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी को हमने स्ट्रेच कर दिया, काफ़ी स्ट्रेच कर दिया, तो इसकी फिर दोबारा इंक्रीज हो गई। तो ये था हमारा स्टूडेंट अपनी पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बिटवीन जो ग्राफ था वर्सेस ग्राफ था वो हमने किया। अगर इससे हम कहें कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी और टाइम के जो बीच में ग्राफ है वो बनाए, इसके वर्सेस ग्राफ बनाए, तो वो कैसा बनेगा स्टूडेंट। तो आपको पता है जब अपनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है तो जो काइनेटिक एनर्जी वो डिक्रीज होती है, और जब काइनेटिक एनर्जी एक टॉप पॉइंट पे होती है तो जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो जीरो पॉइंट पे होती है। तो आप मुझे ये कह के बता सकते हो कि कैसा ग्राफ बनेगा, इसको हमने इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं वो रेड कलर से शो करूंगा ग्राफ को। तो स्टूडेंट वो जो ग्राफ बनेगा, देखो यहाँ पर ये हाईएस्ट पॉइंट पे थी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये लोएस्ट पॉइंट पे है, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे थी ये फिर लो है, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो अब पहले ग्राफ बना देता हूँ मैं। ओके, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ जो ब्लैक वाला जो मैंने पेन से बनाया है,
ये क्या है हमारा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट ये है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई थी तो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, ज़ीरो थी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, आई एम सॉरी, जब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी का टॉप था, मतलब उसका हाईएस्ट पॉइंट था, वो काफ़ी ज़्यादा हो गई। उसके बाद जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी जब काफ़ी ज़्यादा हो गई, ठीक है, जब इसको हमने स्ट्रेच किया तो हमारी जो एनर्जी थी अपनी काइनेटिक एनर्जी वो फिर से दोबारा काफ़ी कम हो गई, फिर ज़्यादा फिर कम, फिर ज़्यादा फिर कम, तो ऐसे ये कंटिन्यू चलता है, ठीक है, प्रोसेस। तो ये हमने किया कि अपना पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट इसके बारे में कुछ और ये मैं एक बात और बताना चलूँ कि यहाँ पर जो टोटल एनर्जी है वो हमारी कांस्टेंट रहेगी। मतलब एक, मतलब मान लो कि वॉर हो रही है, यहाँ से वो काइनेटिक एनर्जी थ्रो कर रहे हैं वेपन्स के फॉर्म में, और दूसरे जो हमारी एनमीज है, जो हमारे मतलब ऑपोजिट जो खड़े हुए हैं, जो हमारे एनमीज है वो हमें थ्रो करे पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जो एनर्जी टोटल है वो कितनी रिमेन कांस्टेंट है, तो वो हमारी चेंज नहीं होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से हम इसको जो रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर मैं एक पिंक कलर का ही रंग, मतलब ये जो लाइन है ये कर रही है टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट, मतलब ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ में मैं लिख देता हूँ आपको कि टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो मतलब जो हमारी टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी, हमारी कांस्टेंट रहेगी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगी। ओके, तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट क्यों है, ठीक है। हम उसमें उसको हम शो करेंगे। तो सबसे पहले हम एक मान लेते हैं एक्स है वो टी का फंक्शन है, और उसको ए, और उसको फॉर सिंप्लिसिटी कॉज ओमेगा टी। ओके, अब हमें ये पता है कि जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होती है ये हमने पीछे फाइंड किया है स्टूडेंट कि कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वेयर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की वैल्यू है ये इसमें पुट करेंगे और ये बन जाएगा हमारा के ए कॉज ओमेगा टी का स्क्वेयर, और ये बन गया हमारा यू इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी। तो यह हमारी बात होगी पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, ये हमारे निकाली पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। तो हमें पता है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वेयर। वी क्या होता है यहाँ पे, वेलोसिटी, और एम क्या होता है, वो होता है रेलेटिविस्टिक मास, ठीक है। तो स्टूडेंट ये क्या होता है कि एम वी स्क्वेयर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम डी एक्स पॉन डी टी, ये हमारा वेलोसिटी होता है, जो ये हम इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अपना डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट इसको हम अब क्या करते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं, ये जो वैल्यू एक्स की हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये मतलब ये हमारा बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम डी अपॉन डी एक्स ए कॉज ओमेगा टी का होल स्क्वेयर। इसको हम करेंगे स्टूडेंट डेरिवेटिव इसका, तो ये बन जाएगा हाफ एम, ए था हमारा कांस्टेंट तो ए तो हमारा ए रहेगा, और कोज का जो हमारा कांस्टेंट होता है वो होता है माइनस साइन, और यहाँ ओमेगा है तो साथ में ओमेगा और माइनस साइन ओमेगा टी। ओके, और साथ में स्क्वेयर। अब क्या होगा, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, और हाफ एम ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा आ गया एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर इसको हम टोटल एनर्जी ऐड करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो ये कांस्टेंट ही एक्चुअली आएगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये आएगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और स्टूडेंट एक और बात बता चलूँ मैं कि जो ये एम ए स्क्वायर होता है हमारा ना, जो हमारा ये एम सॉरी एम एम ओमेगा स्क्वायर होता है, कि जो ये एम जो हमारा एम ओमेगा स्क्वायर होता है ये होता है के इक्वल। तो यहाँ लिख लेंगे हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको आप देखो और इसको देखो, ये क्या है हाफ के स्क्वायर, ये क्या है हाफ के स्क्वायर, यहाँ क्या है कोस स्क्वायर ओमेगा टी एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम क्या करेंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो हाफ के स्क्वायर हम निकालेंगे कॉमन, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कोस स्क्वायर ओमेगा टी क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1। और यहाँ मतलब यहाँ पर हमारे क्या रह जाएगा, हाफ के स्क्वायर, और हाफ के स्क्वायर क्या, हाफ के स्क्वायर क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। ए क्या हमारा एम्पलीट्यूड है, के क्या कांस्टेंट है, और हाफ क्या 1/2 वो भी हमारा कांस्टेंट है। तो इससे हमने शो कर दिया कि जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है इस केस में। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी बात हुई इसकी कि जो हमारा टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है जब काइनेटिक एनर्जी बेशक कुछ भी हो, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी, मतलब दोनों में कुछ भी चेंजेस आए, लेकिन जो हमारी टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ तक हमने बात कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट क्या मतलब अभी करते हैं, हम थोड़ा सा रह गया, अब ज़्यादा नहीं, चलो हम थोड़ा कर लेते हैं। हम थोड़ी देर अब थोड़ी सी हम एटम स्टडी करेंगे इसके बाद। हमने बात करी कि जो टोटल एनर्जी वो हमारी कांस्टेंट है, ओके। तो यहाँ हमने बात करी टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट, तो हम जिसका ग्राफ है हम फ्रीडमली कैसे भी इसको शो कर सकते हैं कि ऊपर नीचे, हमें नहीं पता कि कैसे ऊपर भी कर सकते हैं नीचे भी कर सकते हैं, कैसे मर्जी इसको हम शो कर सकते हैं। और या फिर इसको हम मान लेते हैं कि इसको हम ऐसे ना शो करके हम ले लेते हैं कि टोटल एनर्जी हमारी कांस्टेंट है, तो इतना हम कॉम्प्लिकेटेड ना लेते हुए हम कर लेते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो हम 0 पॉइंट पे ले लेते हैं, ठीक है, वो हम 0 पॉइंट पे ही ले लेते हैं। तो जो ग्राफ होगा हमारा वो स्टूडेंट हम ले लेते हैं, इस पॉइंट पे ले लेते हैं 0 पॉइंट पे। तो ये 0 पॉइंट है, यहाँ हम इसका एम्पलीट्यूड भी ले लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ हमारा एम्पलीट्यूड है ए, और यहाँ पर है -a, ओके। और स्टूडेंट यस ठीक है, थोड़ा बना लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। तो यस स्टूडेंट, ये हमारे होगी पोटेंशियल एनर्जी। हम कहते हैं कि जब उसका हम इस एम्पलीट्यूड पे, इसका जो एम्पलीट्यूड मतलब ए पॉइंट पे उसका क्या होता है कि जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो अपनी काइनेटिक एनर्जी है वो 0 हो गई, और इस पॉइंट पे क्या होता है, हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी फिर इंक्रीज होगी, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी फिर 0 हो गई। और इस पॉइंट पे स्टूडेंट जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और क्योंकि इस पॉइंट पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब, लेकिन हम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर शो करेंगे, बट स्टूडेंट इसको हम इन दी फॉर्म ऑफ क्या, उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी के, अपनी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके रिस्पेक्ट में लेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी को। तो ये जो लाइन जो हम शो करेंगे, ये स्टूडेंट हमें शो करेगी टोटल एनर्जी को। ये जो लाइन जो शो करेगी ये करेगी टोटल एनर्जी को। तो ये लाइन आपको मैं थोड़ा आप ध्यान साफ तरह मार लेना, थोड़ा क्लियर करके। और ये इस लाइन हमें शो कर रही है टोटल एनर्जी को, तो ये है E इक्वल टू U प्लस के, मतलब पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब स्टूडेंट जो हम काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे इस केस में वो कैसा बनेगा, तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो वो ऐसा बनेगा कुछ कि हम बनाएंगे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। तो ये x एंड काइनेटिक एनर्जी पहले हमने बनाया था, ये बनाई थी हमने पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो हमारा काइनेटिक एनर्जी ग्राफ है स्टूडेंट, जैसे A-A यहाँ हाईएस्ट हो रही है, इस पॉइंट पर हाईएस्ट हो रही है, और इस पॉइंट पर हाईएस्ट हो रही है। थोड़ा मैं वहीं बना देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ थोड़ा बनाया हुआ है थोड़ा सही तरह। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है हमारा कि जो काइनेटिक एनर्जी ग्राफ होगा वो कैसा होगा, हम वो देखते हैं। तो वो इस टाइप का होगा काइनेटिक ग्राफ, ठीक है। ये होगी हमारी काइनेटिक एनर्जी ग्राफ। जो ये हमारी पिंक लाइन है ये किसको शो कर रही है, काइनेटिक एनर्जी को, कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी काफ़ी हाईएस्ट है, ए पे है, और इस पॉइंट पे कितनी है, काफ़ी लो है। तो यहाँ तक हमारी बात हुई स्टूडेंट थोड़े ग्राफ के बारे में। अब हम सीधा जाते हैं एटम के केस में। हाँ अब देखो, सीधा इसके बाद जो लेक्चर होगा हम सीधा मैकेनिकल के केस से कि हम किस में जाएंगे, एटम के केस में जाएंगे, ठीक है। हम एटम की इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यस स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं 2 एटम्स इन क्लोज प्रोक्सीमिटी। इसमें क्या है कि हम ये 2 एटम हमने लिए सबसे पहले, अब इस वाले बीच वाले को भूल जाओ। तो ये जो 2 एटम है ये काफ़ी दूर है, काफ़ी फार अवे है एक दूसरे से। तो इनके बीच में क्या है, ना कोई अट्रैक्शन है और ना कोई रिपल्शन है।
बट ये क्या होता है, फिर भी जो इसका जो ये न्यूक्लियस है हमारा इस एटम का, ये इस एटम के इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, उसको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये एटम है, आपको पता है, उसके बीच में न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके आसपास रिवॉल्व करते हैं, इसमें किसमें, ऑर्बिटल में। सिमिलरली इस केस में भी ऐसा होगा। तो जब वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो स्लोली स्लोली इस एटम की तरफ, ये वाला एटम अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसकी तरफ मूव करेगा। तो जब वो यहाँ पहुंच गया, मान लो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे, मतलब जो ये हमारा ये एटम है, ये इसने इस तरफ मूव करना शुरू कर दिया। और जब ये इसकी काफ़ी पास जाएगा तो स्टूडेंट क्या होगा, इसकी शेप है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी, मतलब थोड़ा बेंड हो जाएगा, थोड़ा चपटा सा हो जाएगा। पहले इसका जो सर्कुलर या गोल शेप था वो छोड़ के ये थोड़ा चपटा हो जाएगा, बेंड, क्योंकि ये उसकी तरफ मूव कर रहा है, उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, थोड़ा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, थोड़ा ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, एकोमोडेट हो जाएंगे। और स्टूडेंट ये एक सर्टेन पॉइंट तक ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और एक सर्टेन पॉइंट होगा स्टूडेंट कि उसके बाद अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और ये उस सर्टेन पॉइंट पे आके ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट। तो मेरा जो मतलब है वो सबसे इजी ढंग से मैं समझाऊंगा आपको ग्राफ के थ्रू। जैसे कि ये हमारा ग्राफ है, आ रहा है ना वीडियो में सारा, ये हमारा ग्राफ है स्टूडेंट। और ये हमारा डिस्टेंस आर है, और यहाँ पर हम लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हम आर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब क्या स्टूडेंट, सबसे पहले आप देखो, यहाँ हमारा मान लो कि यहाँ कोई पॉइंट आर नोट है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ से पहले जब वो हमारा एटम नॉर्मल पोजीशन पे था, कि जब वो काफ़ी दूर था, उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं हो रहा था, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी थी, ज़ीरो थी। तो वो कुछ ऐसी थी, ठीक है। और जब उसमें क्या हुआ, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए, जो फर्स्ट हमारा जो एटम है उसका न्यूक्लियस सेकंड जो एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहे हैं उसको अट्रैक्ट करने लग गया, तो स्टूडेंट क्या हो गया, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होना शुरू हो गई। आपको पता है ना कि जब वो अट्रैक्ट करता है तो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट एक सर्टेन पॉइंट पे आके, ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक वो डिक्रीज हुई, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो क्या होता है स्टूडेंट कि एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो ज़्यादा डिक्रीज, मतलब क्लोज नहीं होगा, उसके बाद ये रिपेल होना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट ये कुछ ऐसा हो जाता है, देखो आप। ओके, तो ये कुछ इसका ग्राफ ऐसा होता है। तो स्टूडेंट ये जो हमारा पॉइंट है, मैं थोड़ा इसको बीच में बना लेता हूँ क्योंकि थोड़ा मेरा ग्राफ ऐसा बन गया। ये पॉइंट मैं यहाँ मान लेता हूँ। ये जो पॉइंट है स्टूडेंट, ये आर नोट, यहाँ पर क्या होता है, हमारा मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं आर नोट। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट ये जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं मोर्स पोटेंशियल, मोर्स पोटेंशियल। आपको समझ आ गया ना अब, कि जब वो नॉर्मल पोजीशन पे है एटम, उसके ऊपर कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्स नहीं मतलब एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक एक दूसरे के थ्रू, तो वो क्या होता है, उस टाइम उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे क्लोज आते हैं स्टूडेंट, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, और एक सर्टेन पॉइंट पे आके उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी मिनिमम हो जाती है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, एक पॉइंट पे आने के बाद वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और जब वो रिपेल करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ओके स्टूडेंट, तो ये देखो ये जो है वो हमने जो पीछे पढ़ा था कि आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेशन के बिहेवियर को मतलब नहीं शो कर रहा है। देखो इसका जो ग्राफ है वो काफी अपना कह सकते हैं कि टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन ये कुछ हद तक, जैसे कि ये हमारा जो पॉइंट है यहाँ से लेके अपना जो ये पॉइंट है यहाँ तक, ये आइडियल गैस के बिहेवियर को शो कर रहा है स्टूडेंट। हम कह सकते हैं, ये हम इसको पिंक से कर देते हैं डिनोट, की इतना जो इसका कर्व है, या फिर हम कहते हैं इतने डिस्टेंस तक, कि जब इसका डिस्टेंस काफ़ी कम है तो ये आइडियल गैस के जो, हम कह सकते हैं कि जो आइडियल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बिहेवियर को ये शो कर रहा है।
लेकिन उसके बाद ये शो नहीं करता स्टूडेंट। उसके बाद इसकी एक इक्वेशन होती है स्टूडेंट जो पोटेंशियल एनर्जी की, इस केस में वो होती है U विद रिस्पेक्ट टू R इक्वल टू एक्सपोनेंशियल नोट या E नोट 1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 एप्सिलॉन नोट ब्रैकेट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल रेज टू पावर अल्फा R माइनस R नोट होल स्क्वायर एंड इसको हम बड़ी ब्रैकेट में उसको बंद कर लेते हैं माइनस एप्सिलॉन नोट। तो ये हमारी स्टूडेंट इक्वेशन होती है। और इस अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम 3 केस बनाएंगे। फर्स्ट केस अपना स्टूडेंट बनाएंगे जब हमारा आर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो व्हेन आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं केस फर्स्ट, कि व्हेन आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो स्टूडेंट जब आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है तो जो हमारा यू आर होगा, जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो कितनी होगी स्टूडेंट? वो होगी एक्सपोनेंशियल की पावर 1 माइनस और एक्सपोनेंशियल पावर इन्फिनिटी, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी। और वो जो नीचे आएगा 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल की पावर इन्फिनिटी होता है, और 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है स्टूडेंट? 0 होता है। तो ये हो जाएगा 0 एंड माइनस ई नोट एज इट इज। तो स्टूडेंट ये कितना बन गया हमारा? ये बन गया हमारा एक्सपोनेंशियल की पावर एक्सपोनेंशियल आई एम सॉरी ई नोट एप्सिलॉन एप्सिलॉन नोट माइनस एप्सिलॉन नोट। तो ये बन गया हमारा 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 आ गई। कब? जब हमारा आर है, जो आर वो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। देखो ये बात हमारी यहाँ इस इक्वेशन से ये बात हमारी प्रूव हो रही है कि जब आर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, देखो आर कर रहा है ना इन्फिनिटी को अप्रोच राइट हैंड साइड, तो हमारी जो वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब हम सेकंड देखते हैं स्टूडेंट कि जब हमारा केस 2 है या केस सेकंड हम क्या लेते हैं इसको, कि जब हमारा आर व्हेन आर अप्रोच टू, हम पहले करते हैं आर इक्वल टू आर नोट, ओके, व्हेन आर इक्वल टू आर नोट। तो स्टूडेंट इस इक्वेशन में हमने आर को आर नोट पुट करना है स्टूडेंट। तो ये बन जाएगा हमारा यू आर इक्वल टू एप्सिलॉन नोट 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एंड आर नोट माइनस आर नोट होल स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नोट। और स्टूडेंट ये बन गया हमारा एक्सपोनेंशियल पावर 0, और एक्सपोनेंशियल पावर -0 कितना होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल 1 माइनस 1 एंड माइनस एक्सपोनेंशियल। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा माइनस एप्सिलॉन नोट, ओके। ये 1 माइनस 1 आ गया, तो ये तो हो गया 0, ये आएगा माइनस एप्सिलॉन नोट। तो स्टूडेंट ये जो माइनस एप्सिलॉन नोट है ये क्या है? ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैं इसको थोड़ा कलर से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये इस चीज को अपना रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नीचे माइनस एप्सिलॉन नोट, कि जब आर की वैल्यू है वो इक्वल टू आर नोट है, कि इस पॉइंट पे आर की वैल्यू क्या है? इक्वल टू आर नोट। तो ये जो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस एप्सिलॉन नोट, मतलब माइनस का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो माइनस एप्सिलॉन नोट। इसको हम केमिस्ट्री में स्टूडेंट क्या बोलते हैं? इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो आपको पता होगा कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, तो यही चीज होती है, ओके। अब जो स्टूडेंट जो केस तीसरा है हमारा लास्ट केस है वो हम कर लेते हैं। वो केस क्या है? केस थर्ड, कि व्हेन आर अप्रोच टू 0, कि जब आर 0 को अप्रोच करे स्टूडेंट तो क्या होगा? तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करते हैं तो बन जाएगा एप्सिलॉन नोट 1 माइनस एप्सिलॉन की आर अप्रोच टू 0, ओके। तो ये बन जाएगा मतलब ये अपना कुछ यहाँ पर आएगा माइनस एंड माइनस आर नोट होल स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन नोट। तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू है ये काफ़ी लार्ज होगी, काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी। तो ये हम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये लार्ज ग्रेटर वैल्यू होगी एंड दिस टर्म इज़ वेरी हाई, सो पोटेंशियल गोज अप।
तो ये जो टर्म स्टूडेंट आएगी हमारे यहाँ पर इससे, तो वो क्या आएगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, मतलब हाई होगी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। तो जब वो टर्म बड़ी होगी स्टूडेंट, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक हमें बात समझ आ गई, और इसको मैं थोड़ा बताता चलूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और स्टूडेंट ये देखो, जो ये हमारा पाथ है इस साइड का, इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल अट्रैक्शन, पोटेंशियल अट्रैक्शन। एंड जो ये पाथ है हमारा इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड, ये होगा पोटेंशियल रिपल्शन। मतलब जो हमारा राइट हैंड साइड वाला पाथ है वो अट्रैक्शन की वजह से हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो पाथ है हमारा स्टूडेंट, वो किसकी वजह से हुआ है, रिपल्शन की वजह से हुआ है। ओके स्टूडेंट, और मैं आपसे बात पूछूं कि अगर ये अल्फा की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो इसकी जो ग्राफ में कुछ फर्क पड़ेगा? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए आपकी तरफ से? सोचो थोड़ा, कि अगर हम अल्फा की वैल्यू चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो ये ग्राफ में क्या इसमें डिफरेंस आएगा, बताओ। तो यस स्टूडेंट्स, की हम बात करते हैं कि जब हम अल्फा की वैल्यू में कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो जो विड्थ होती है ना, जो ये ग्राफ की, जो ये कर्व की, ये चेंज हो जाती है एक्चुअली हमारी, और कुछ चेंज नहीं होता। तो ये कुछ ऐसा हो जाता है स्टूडेंट, देखो ये जो ऑरेंज पार्ट है मैं उससे शो कर रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाता है। ओके स्टूडेंट, तो इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी, हम कह सकते हैं डेप्थ वगैरह हो जाती है जब इसकी हम अल्फा की वैल्यू चेंज करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम मेन बात करते हैं कि ये जो एटम वो किस टाइप के हैं। तो आपने देखा होगा कि अपना क्लोरीन एटम, आपको पता होगा कि हम लेते हैं क्लोरीन का मोलिक्यूल, हम उस पर बात करते हैं, फिर आपको समझ आएगा कि किस टाइप का। मैं थोड़ा यहाँ ही कर देता हूँ साइड में। तो स्टूडेंट जो हमारे, आपने पढ़ा होगा Cl2, तो ये हमारा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। और स्टूडेंट ये जो हमारे क्लोरीन के मॉलिक्यूल है, इनका जो नेचर होता है वो होता है डायनेमिक। ओके, तो ये क्या करते हैं, इनके ये जो एग्जिस्ट करते हैं कुछ ऐसे करते हैं, Cl Cl, तो इनके बीच में बॉन्ड होता है। ओके स्टूडेंट, और इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। ओके, और या फिर हम इसको अगर स्प्रिंग के फॉर्म से अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्लोरीन एक एटम है, Cl, और ये स्प्रिंग है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम एटम को हम कह सकते हैं, ये कुछ मतलब ऐसे एटम है, जब इसको ये आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होती है। और जब वो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में है, जबकि ये जब ये हमारे रेस्ट में है, तो इनके बीच में क्या है, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, मतलब जीरो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे स्टूडेंट, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक हमारी बात होगी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट इंटरनल एनर्जी के ऊपर। इसमें हम लेते हैं आयरन का क्रिस्टल। So now student we talk about that internal energy, and we take an example like iron crystal, the internal energy of iron crystal. तो हम जो बात करेंगे स्टूडेंट वो आयरन क्रिस्टल की जो इंटरनल एनर्जी उसके बात करेंगे। तो हम मान लेते हैं ये एटम है, आयरन क्रिस्टल है, काफ़ी सारे हैं, मैं बना लेता हूँ पहले। और ये हमारे आयरन के एटम हैं, और इनके बीच में क्या स्टूडेंट बॉन्डिंग होती है, हम पहले मैं बना लेता हूँ अच्छी तरह को।
यस स्टूडेंट, ये हमारा आयरन क्रिस्टल है और इसको जैसे मैंने क्लोरीन एटम को रिप्रेजेंट करके बीच में कॉइल से, तो मैंने ये उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। और इनमें क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, या कह सकते हैं कि इनमें एनर्जी होती है, और वो क्या होती है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो उसको हम एक एक करके उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कैसी होती है अपनी एनर्जी। तो स्टूडेंट, ये जो हमारी आयरन क्रिस्टल जो हमारा होता है एक्चुअली, इसका क्या होता है, एक सेंटर, हर एटम का एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ स्टूडेंट क्या होता है, इसकी एक एनर्जी होती है जो उसके साथ एसोसिएट करती है इसके सेंटर ऑफ मास के साथ। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। तो हम देखते हैं कैसे, कि जैसे कि हमारा ये एटम है, और अभी ये क्या एटम हमारा नॉर्मल स्टेट में है, कि इसमें हमने कोई इसको ना हमने खींचा है, और ना इसको हमने इसको ना हमने स्ट्रेच किया है, और ना इसको हमने कंप्रेस किया है स्टूडेंट, ठीक है। और उसको उसके बाद ये इसकी स्टेट है नॉर्मल स्टेट। उसके बाद इसको हम कंप्रेस करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाता है, ओके। और उसके बाद इसको हम करते हैं स्ट्रेच करते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, स्ट्रेच करके ये हो गया। तो उसमें क्या हुआ कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है हर केस में, वो क्या होती है, हाफ एम बी स्क्वेयर। हाफ एम बी स्क्वेयर इसकी होती है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि काइनेटिक सेंटर ऑफ मास एनर्जी, सी एम, लिख दिया सेंटर ऑफ मास एनर्जी। तो स्टूडेंट, इसकी जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी तो होती होती है स्टूडेंट। तो जो सेंटर ऑफ मास के साथ जो एनर्जी एसोसिएट करती है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ लिखते हैं के सी एम प्लस यू। तो स्टूडेंट, ये जो यू है हमारा, ये क्या है, हमारी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल। तो ये जो हमारी एक तो हो गई, क्योंकि जो हमारा सेंटर ऑफ मास के साथ हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी, वो तो एक दूसरी बात है, हम बाहर की बात है, लेकिन हम अंदर की बात कर रहे हैं, ठीक है उसकी। तो अंदर क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी, आप बोलोगे वो तो रेस्ट पे है, तो मैं आपको बताता हूँ वो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है। पहले आप ये समझो कि अंदर उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे, मतलब सेंटर ऑफ मास की होती है, उसके बारे में बात करता हूँ, कोई बात नहीं। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसके अगर हम डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या बोलते हैं, डेफिनेशन, तो इसकी लिखेंगे, सो सम एडिशनल एनर्जी लाइक यू एसोसिएटेड इन द एटम इंटरनली, एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। या फिर इसकी एक और लिखेंगे डेफिनेशन जो इजीली है, जैसे कि स्टूडेंट, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मेजर्ड इनसाइड, मेजर्ड इनसाइड, ये आप ध्यान रखना बात का, इनसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस of the object itself, of the objects like atom, molecule, extra itself, ओके स्टूडेंट। तो ये हमारी होगी इंटरनल एनर्जी की बात, कि क्या होती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मेजर इनसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एटम मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा इटसेल्फ। अब स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि कैसे हम इसको, और जैसे मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी होती है, वो कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम देखते हैं उसको आगे। अब जैसे कि हमारा ये है कि ये हमारा अभी क्या है, रेस्ट पे है। अब जैसे ये हमारी बात पूरी ख़त्म करते हैं यहाँ तक। अब जैसे हमारा कोई एटम है वो रेस्ट पे है, हमें दो एटम है, वो एक दूसरे से बाउंड है एक बॉन्ड के साथ, तो वो रेस्ट पे है अभी, ये क्या अभी रेस्ट पे है। तो इसके साथ क्या होती है, इसकी एक ट्रांजेक्शनल, इसकी ट्रांसलेशनल, इसकी एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशन एनर्जी होती है इसकी, वो कितनी होती है स्टूडेंट, वो होती है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जो इसकी अपनी होती है ट्रांसलेशन एनर्जी, वो होती है इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। जब हमारा एटम रेस्ट पे है, जो कोई मूव नहीं कर रहा, नॉर्मल स्टेट पे है, तो उसकी ट्रांसलेशन उसकी एक ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, तो उसको बोलते हैं, वो किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। और जब इसको हम कंप्रेस करते हैं स्टूडेंट, या फिर इसको हम स्ट्रेच करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या होता है, इसकी एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी,
और स्टूडेंट ये जो वाइब्रेशन एनर्जी होती है ये अपनी होती है पोटेंशियल एनर्जी और या फिर हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। और सिमिलरली स्टूडेंट जब ये हमारा रोटेट करता है, अब कैसे रोटेट करेगा देखो, तो स्टूडेंट जब ये रोटेट करेगा आपस में, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है स्टूडेंट, तो इसकी एक होती है रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी तो ये भी हमारी किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, इक्वल होती है स्टूडेंट, ठीक है। तो जब ये हमारा नॉर्मल स्टेट पे है, जब ये मूव नहीं कर रहा, तो इसकी होती है ट्रांसलेशन एनर्जी और वो होती है काइनेटिक एनर्जी। तो आप बात करोगे ये तो रेस्ट पे है, तो मैं बताता हूँ क्यों इसकी रेस्ट में होने के बावजूद इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। या फिर जब ये इसको हम कंप्रेस करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं, तो इसकी एक होती है वाइब्रेशन एनर्जी, और वो वाइब्रेशन एनर्जी क्या हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है या फिर काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। और जब ये रोटेट करता है, ठीक है अपना स्टूडेंट, ये रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसकी होती है रोटेशन एनर्जी, वो किसको रिप्रेजेंट करती है या फिर वो किसकी इक्वल होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी की इक्वल। तो स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब 2 मिनट का लेक्चर और है बस, फिर खत्म करते हैं इसको। तो यस स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूट टू इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है स्टूडेंट, वो ओनली एक सिंगल एनर्जी नहीं होती, वो एक क्या होता है कहते हैं मिक्सचर होता है एनर्जी का। तो स्टूडेंट वो क्या मतलब कैसा अपना मिक्सचर है वो हम देखते हैं, इंटरनल एनर्जी हम लिखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट जो वो मिक्सचर होता है वो होता है एक तो ट्रांसलेशन एनर्जी का, ठीक है, हो सकता है, प्लस उसमें हमारी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी। ओके, आई एम सॉरी, ट्रांसलेशन अपनी ट्रांसलेशन में ही हमारी काइनेटिक जो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, तो हम इसको काइनेटिक एनर्जी को सेपरेट नहीं लिखते। उसके बाद स्टूडेंट क्या होती है हमारी वाइब्रेशन एनर्जी, लिखते हैं वाइब्रेशन एनर्जी। ओके, या फिर हमारी हो सकती है यहाँ पर वाइब्रेशन के बाद होती है रोटेशनल एनर्जी। उसके बाद स्टूडेंट हमारी हो सकती है यहाँ पर रोटेशनल के बाद केमिकल एनर्जी। ओके, और यहाँ तक मैं बताता जाऊँ कि आपको कि जो मैंने बताया है इसको आपको क्या कि जो ट्रांसलेशन एनर्जी और रोटेशन एनर्जी, तो ये रिप्रेजेंट करती है काइनेटिक एनर्जी को, कि जैसे कि हमारे पास सिलेंडर है। ओके, ये इसका एक पिस्टन है और इसमें क्या है, गैस है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं स्टूडेंट, वो रैंडमली हियर एंड देयर मूव करते हैं, इधर उधर मूव करते हैं। तो स्टूडेंट इसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और इसके जरिए ही इसकी वाइब्रेशन एनर्जी होती है और उसके जरिए इसकी रोटेशन एनर्जी होती है, क्योंकि ये रोटेट भी कई कर जाते हैं। ओके, तो आपको ये मतलब ये समझ आ गया होगा कि इसकी अपनी क्या होता है ट्रांसलेशनल, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी को, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी क्यों होती है। उसके अलावा स्टूडेंट इसकी होती है केमिकल एनर्जी, और ये केमिस्ट्री में एक्चुअली यूज होती है, इसकी होती है केमिकल एनर्जी, या फिर इसकी होती है मैग्नेटिक एनर्जी, एंड फिर होती है अदर एनर्जी। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी बात हुई इंटरनल इंटरनल एनर्जी के बारे में और उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से कुछ गेन हुआ होगा, कुछ बेनिफिट हुआ होगा, और अगर आपको इस लेक्चर से कुछ बेनिफिट हुआ है असल में, तो प्लीज़ इस लेक्चर को, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज़ थम्स अप, एंड एज वेल एज इसको स्टूडेंट क्या करना, सब्सक्राइब भी जरूर करना मेरे चैनल को अगर आप करना चाहते हो तो। साथ में शेयर भी जरूर अपना स्टूडेंट जरूर करना अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, कि उनका भी कुछ बेनिफिट हो जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए। तो हमारी तो यही उम्मीद रहती है कि सबका बेनिफिट हो, सबका फ़ायदा हो। तो आप जितना शेयर हो सके तो उतना करना शेयर। ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़, गुड बाय।